हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि हमें पता है, हम अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। कल की वीडियो में हमने अबाउट द आर्टिकल 22 के बारे में बात कर ली थी। हमने बात की थी आर्टिकल 22 के बारे में। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि गिल्टी और एक्यूज्ड के बीच में डिफरेंस होता है। गिल्टी एंड एक्यूज्ड के बीच में डिफरेंस होता है। ये हमारा आधा ही रह गया था। इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। गिल्टी और एक्यूज में क्या डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ पर एक मैक्सिमिक सिद्धांत फॉलो किया जाता है, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब ये था कि एवरीवन इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी कि जब तक वो गिल्टी साबित ना हो जाए तब तक वो क्या है, इनोसेंट ही है। जब तक वो निर्दोष है। और गिल्टी भी प्रूफ कैसे होना चाहिए, बाय ट्रायल। मुकदमे से अगर कोर्ट ने उसको गिल्टी ठहराया है तो ही हम उसको गिल्टी मानेंगे। और गिल्टी ठहराने का काम तो कोर्ट का है, लेकिन उसको साबित करने का, उसको प्रूफ करने का काम स्टेट के पास है या फिर पुलिस के पास है। स्टेट या पुलिस के पास है ये बर्डन कि वो प्रूफ करे गिल्टी कौन है। अगर हमारा क्रिमिनल ट्रायल चलता है इन द कोर्ट, मैं ए पर्सन की बात कर रही थी तो उसी का मान लेते हैं हम। जो ए पर्सन है, इसका अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड कौन सा है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है नो आर्बिट्ररी कन्विक्शन। नो आर्बिट्ररी कन्विक्शन, ठीक है। आर्टिकल 22 कहता है नो आर्बिट्ररी कन्विक्शन। अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है कोर्ट में तो सबसे पहले ए को पुलिस कोर्ट ले जाएगी, और जब ये कोर्ट पहुंच जाएगा वैसे ही आर्टिकल 20 ट्रिगर हो जाएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ, except for the violation of law in force at the time of commission of act charge, at the time of commission of the act charged as an offense not to be subjected to be a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in the force at the time of commission of the offense। और इसी को हम बोलते हैं नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। और इसी को बोलते हैं हम नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसका इन दोनों का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, कांट बी अप्लाई टू अ पास्ट इवेंट। तुम क्रिमिनल लॉ को एक पास्ट इवेंट में अप्लाइड नहीं कर सकते। क्रिमिनल लॉ कैन नॉट ट्रेवल बैक इन द टाइम, ओके।
यानी कि अगर किसी ने क्राइम किया है, जैसे ए व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, पहले उसकी सज़ा, उसी क्राइम की सज़ा 5 साल थी और उसने तभी क्राइम कर लिया था जब वो सज़ा 5 साल की थी। आज उसकी ट्रायल वाले दिन इसकी सज़ा अगर 10 साल हो गई है, 10 ईयर्स हो गई है, तो उसको सज़ा उस दिन दी जाएगी जिस दिन उसने काम किया था, यानी कि 5 साल वाली सज़ा दी जाएगी, ना कि 10 साल वाली। इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक टेररिस्ट जो वर्ड है वो 1980s में इंडिया में उस वर्ड का यूज 1980s में किया गया। समझ में आया कि टेररिस्ट और मर्डर करने वाले दोनों अलग अलग होते हैं, एक ही नहीं होते। ये पहले मर्डरर और टेररिस्ट को एक ही कैटेगरी में रखा जाता था, टेररिस्ट को ही मर्डरर समझा जाता था। इसलिए कोई भी एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं था। एग्जाम्पल, जैसे एक पुलिस है, यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हैं, लाइक एक्स एंड वाई। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने ये सब चीज़ देखा। पुलिस ने क्या किया, इनको पकड़ने के लिए पुलिस आगे गई। पुलिस ने एक्स को तो पकड़ लिया, एक्स पकड़ा गया, लेकिन वाई भाग गया। ठीक है, ये टेरर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों क्या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, टेरर। लेकिन तब तक कोई टेरर लॉ नहीं आया था, टेरर लॉ नहीं था, कोई भी एंटी टेरर लॉ। तो इनको किसकी कैटेगरी में रखा गया, एक्स को, इसको मर्डर का चार्ज लगाया गया, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया। और इसको उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी गई, मर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ, एंटी टेररिस्ट लॉ बन गया। और जब ये एंटी टेररिस्ट लॉ बन गया, तब पुलिस ने किसी जगह पर वाई को देखा, उन्हें उसकी शक्ल याद रह गई और उसने वाई को भी पकड़ लिया। पुलिस ने क्या कर लिया, वाई भी क्या हो गया, पकड़ा गया। अब इस वाई पर कौन सा मुकदमा चलेगा, इस वाई पर भी मर्डर का मुकदमा चलेगा, क्योंकि जब उसने क्राइम किया था तो टेरर से रिलेटेड कोई भी लॉ नहीं था। जिस समय पर क्राइम करते हैं उसी समय का लॉ लागू होता है, उसी समय का क्या होता है, लॉ लागू होता है। उसने क्राइम किया था उस समय पर सिर्फ मर्डर का लॉ था, टेरर का लॉ नहीं था, इसलिए इसके ऊपर कभी भी टेरर का लॉ नहीं लग सकता, क्योंकि ये लॉ क्या है, बाद में आया है। एंड क्रिमिनल लॉ कैन नॉट ट्रेवल बैक इन द टाइम। याद रखना, मैं सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिविल लॉ और एनी अदर लॉ। सिविल लॉ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कोई ऐसे लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ क्रिमिनल लॉ की बात हो रही है इसमें। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आर्टिकल 20 क्लॉज 2, क्लॉज 1 समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की। इसका मतलब है, नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once।
ठीक है, इसका मतलब है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक ही बार आपको पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम की जो पेनल्टी लगेगी आपको या फिर जो पनिशमेंट मिलेगी वो सिर्फ एक ही बार मिलेगी। बार बार सेम क्राइम के लिए, सेम ऑफेंस के लिए आपको बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इंडिया में नो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट चलता है। इसका मतलब है once convicted you can't be convicted again। इसी को बोलते हैं हम ऑट्री फोइस कन्विक्ट। ऑट्री फोइस कन्विक्ट इसका मतलब क्या है? अगर तुम एक बार कन्विक्ट हो गए, यानी कि कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराना, ठीक है, तो तुम अगर एक बार दोषी साबित हो गए तो तुम्हें दोबारा दोषी साबित नहीं किया जा सकता। एक बार दोषी साबित हो गए, तुम्हें एक बार सजा मिल गई तो तुम्हें दोबारा दोषी साबित नहीं किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस। ओके। और दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज वंस acquitted you can't be convicted again for the same offense। इसी को बोलते हैं ऑट्री फोइस एक्विट। अगर तुम एक बार निर्दोष साबित हो गए, तुम्हें एक बार बेगुनाह साबित कर दिया, तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया, तो तुम्हें उसी क्राइम के लिए दोबारा दोषी ठहराया नहीं जाएगा। याद रखना, बार बार बोल रही हूँ, फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही क्राइम के लिए, ठीक है। फॉर द सेम ऑफेंस, इसी को क्या बोलते हैं? नो डबल जियोपार्डी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं, दैट इज ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ। सपोज मानो इस वाइफ का एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा था एक एक्स इंसान के साथ, ठीक है, एक पुलिस वाले के साथ। ये बात हस्बैंड को पता लगी। हस्बैंड ने गुस्से में आकर क्या किया? अपनी गन निकाली और गन से इसको शूट किया। गन से इसको शूट कर दिया। ये चली गई कोमा में, मरी नहीं, ये डेड नहीं हुई, ये कोमे में चली गई। ये जो पुलिस वाला था, इसने इस हस्बैंड के खिलाफ एक केस रजिस्टर कर दिया। केस किसका रजिस्टर होगा? केस होगा अटेम्प्ट टू मर्डर का, क्योंकि ये मरी नहीं है तो हम मर्डर का चार्ज नहीं लगा सकते, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगाना पड़ेगा, मारने की कोशिश की गई है। जब इसका ट्रायल हुआ कोर्ट में, जब इसका मुकदमा चला, तो कोर्ट ने इस हस्बैंड को एक्विट कर दिया, निर्दोष बोलकर छोड़ दिया, क्योंकि हस्बैंड के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है। जब ये हस्बैंड छूट कर आ गया कोर्ट से, तो ये क्या गया? ये गया हॉस्पिटल में। कहाँ गया? ये हॉस्पिटल में गया, जहाँ उसकी वाइफ
को रखा गया था वो कॉमा में थी। इसने क्या किया, वो कॉमा में आईसीयू में थी सपोज, इसने वहाँ के नर्स और डॉक्टर से बोल दिया कि इसके सारे जो नली वली हैं सबको हटा दो। इनडायरेक्टली क्या किया, ये बोल दिया कि इसे मारने की तैयारी करो। तो ये वाइफ क्या थी, अब ये मर चुकी है, इसकी डेथ हो गई वाइफ की। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो हस्बैंड पर अब दोबारा केस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आंसर इज यस, हो सकता है। क्योंकि पहले सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा था, तो अब इसमें दोबारा अटेम्प्ट टू मर्डर का नहीं लगकर मर्डर का चार्ज लगेगा। पहले इसने सिर्फ अटेम्प्ट किया था, अब इसने मर्डर ही कर दिया है। वो लड़की मर चुकी है, वो उसकी वाइफ मर चुकी है, तो लगेगा। सेम ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर एक अलग ऑफेंस है एंड मर्डर एक अलग ऑफेंस है, इसलिए अब उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। अब उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। और अब हमारे पास सबूत भी है, वो गोली जो उस वाइफ के लगी हुई थी, जब तक वो जिंदी थी तो वो गोली नहीं निकाली गई, लेकिन जैसे ही वो मरी तो सबूत के तौर पर क्या आ गया, वो गोली आ गई। तो अब उसको मर्डर की सजा सुनाई जा सकती है, उसको पनिश किया जा सकता है मर्डर के लिए। दोनों ऑफेंस का मतलब समझ में आया। सेम ऑफेंस यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर में हम उसको दोबारा अंदर नहीं कर सकते अगर एक बार कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया है, लेकिन मर्डर में अगर उसने दोबारा कुछ ना किया होता तो उस पर केस नहीं लगता। लाइक हस्बैंड हॉस्पिटल नहीं जाता, वाइफ को मारता नहीं, तो उस पर केस नहीं लगता। लेकिन वो हॉस्पिटल गया और उसने वाइफ को मार दिया तो उस पर दूसरा केस लगा। याद रखना, क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं हमने, जितने भी आर्टिकल हम 20 पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं, 22 पढ़ते हैं, ये सारे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। कौन से लॉ से? क्रिमिनल लॉ से। सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, टैक्स लॉ, इन सब से रिलेटेड नहीं है। तो जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी पर्सन को, जब पुलिस अरेस्ट करती है ना किसी पर्सन को, तो उस पर्सन के पास एक राइट होता है जिसको बोलते हैं राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने का अधिकार। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और यूएसए में इनको बोलते हैं मिरांडा राइट्स। मिरांडा राइट्स यूएसए में क्या है? 4 पॉइंट लिखे हुए हैं यूएसए के मिरांडा राइट्स में। पहला, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, तुम्हारे पास अधिकार है तुम चुप रहो। दूसरा, एनीथिंग यू से कैन एंड विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तुम्हारे पास अधिकार है तुम चुप रहो, जो भी तुम बोलोगे पुलिस के सामने वो तुम्हारे ही खिलाफ यूज किया जा सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तुम्हारे पास एक अधिकार है कि तुम एक लॉयर हायर कर सकते हो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते एक लॉयर को, तो वो लॉयर स्टेट देगी तुम्हें। ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया के पास भी सेम टू सेम है, लगभग सिमिलर है। इंडिया के पास भी ये रहा है राइट टू रिमेन साइलेंट, ये रहा प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम द सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू रिमेन साइलेंट। जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारे खिलाफ ही यूज हो सकता है, हो जाता है। लॉयर रखने का अधिकार देती है इंडिया भी, और लॉयर अगर तुम खुद अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टेट देगी। इंडिया में बस इतना, इंडिया और यूएसए में इन चीज़ों में फ़र्क इतना है कि यूएसए में इसको मैंडेटरी कर रखा है।
यूएसए में क्या कर रखा है, मैंडेटरी है कि पुलिस वाला इसको रीड आउट करेगा। जब भी अगर किसी को अरेस्ट करेगा, अगर पुलिस वाले वहाँ पर किसी को अरेस्ट करते हैं तो इस मैंडेटरी वार्निंग को पढ़ते हैं। ये जो मिरिंडा राइट्स लिख रहे हैं इन सबको पढ़ते हैं, वो इन चारों पॉइंट्स को पढ़ के उस अरेस्टेड पर्सन को सुनाते हैं। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता, इंडिया में ये सब नहीं सुनाया जाता। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि इसको मिरिंडा राइट्स क्यों कहते हैं, मिरिंडा कौन था। तो मिरिंडा वॉज अ सिटीजन ऑफ यूएसए और 1960s में इस मिरिंडा ने 1966 में मिरिंडा ने क्या किया था, मिरिंडा ने एक छोटी बच्ची के साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया था। और इस मिरिंडा ने क्या किया, पुलिस के सामने अपना क्राइम जो था वो कन्फेस कर लिया था। उसने बोल दिया था कि हाँ मैंने ही ये सब कुछ किया है। एक बात याद रखना, हमारा जो आर्टिकल 20 का क्लॉज सब क्लॉज 3 और यूएसए का 5th फंडामेंटल राइट, जिसको हम 5th अमेंडमेंट भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नथिंग दैट यू से इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस इज एविडेंस अनलेस यू रिपीट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि तुमने जो कुछ भी पुलिस के सामने बोला है, कस्टडी में बोला है, वो तुम्हारे खिलाफ तब तक यूज नहीं किया जाएगा जब तक तुम उसे कोर्ट में आकर खुद बोल नहीं देते। यानी कि कस्टडी में तुमने जो भी बोला है इट डजेंट मैटर, तुम्हें कोर्ट में आकर अगर तुम कोर्ट में आकर बोलते हो तो वो तुम्हारे खिलाफ यूज किया जाएगा, अदरवाइज वो तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं किया जाएगा। दैट इज द आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 एंड यूएसए का 5th फंडामेंटल राइट है। बट जब इसने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया था कि उसने क्राइम किया है, इसी कन्फेशन से उसको क्या ठहराया गया था, उसको दोषी ठहराया गया था, उसको कन्विक्ट ठहराया गया था। जब उसको जेल हुई तो जेल में उसने अपने लॉयर से बात की, एक लॉयर से बात की। तो लॉयर ने कहा, क्या किया, लॉयर ने इसको चैलेंज कर दिया। लॉयर ने चैलेंज किया इन द केस ऑफ मिरिंडा वर्सेस एरिजोना। इस केस को किस नाम से जानते हैं, मिरिंडा वर्सेस एरिजोना के नाम से जानते हैं। इस केस में बोला गया दिस इज द वायलेशन ऑफ आवर 5th फंडामेंटल राइट, ये हमारे 5वें फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इसी वजह से मिरिंडा को छोड़ दिया गया, उसको रिलीज कर दिया गया। और उसी दिन से क्या हो गया, ये यूएसए में मैंडेटरी हो गया कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी तो वो मिरिंडा राइट्स, मिरिंडा वार्निंग को पढ़कर सुनाएगी अरेस्टेड पर्सन को। आई होप ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। बट पता है मिरिंडा को भगवान ने उसके कर्मों की सजा दी थी। मिरिंडा ने जिस बिल्डिंग में ये ऑफेंस किया था ना, उसी बिल्डिंग की छत से कूदने से उसकी डेथ हो गई थी। उसके ठीक कुछ महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी, कुछ ही महीने बाद। तो कोर्ट नहीं दे पाया तो भगवान ने किया उसके साथ ये जस्टिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, आगे की वीडियोस में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।